अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों ज़रा कंफर्म करोगे आप लोग? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर, अल्लाह का बाबरकत नाम लेके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज के जो है वो हम इस सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पहले मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगा और फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स की तरफ। और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें, मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, मेरी क्या ज़िम्मेदारी होगी और आपकी क्या ज़िम्मेदारी होगी। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़ीस जमा करवाना नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी होगी, मैं आपको चीज़ें दूंगा करने के लिए, आपको काम दूंगा घर से। तो थोड़ी सी लाइफ मेरे साथ जो है वो आपकी इजी नहीं रहेगी। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है, कोर्स किस तरह का है। तो इस कोर्स का नाम है अगली दो अटैम्प्ट शायद इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, फिर इसके बाद हो जाएगा सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थोड़ी देर रुक जाओ, ये सही हो जाएगा, लैग टेंशन नहीं लो। ठीक है जी, इसके बाद हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट वाला हिस्सा इसमें से निकल रहा है। अच्छा, ये कॉस्ट वाला हिस्सा जब तक इस कोर्स में है ना, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़ी आसानी है पेपर में। ये जब निकल के सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह जाएगा ना, तो फिर इसकी ग्रिड में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग का कंटेंट बढ़ाया जा रहा है और फिर जो है वो पेपर की फ्रीक्वेंसी या पेपर की मुश्किलात आप समझ लें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। और इसका रीज़न भी ये था कि इसको ऊपर से नीचे लाने का, ऊपर से नीचे का मतलब है ग्रुप ए से ग्रुप बी पे लाने का रीज़न भी ये था कि आई कैप का एग्ज़ामिनर जब इस पर सवाल बनाना शुरू करता है ना, तो वो जहाँ थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करता है तो बच्चे पर चीखना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि यार तुम में से मेजॉरिटी बच्चा ऐसा है जो अभी पीआरसी पढ़कर आ रहा है। ठीक है ना, तो उसका इतना जो है वो अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग का एक्यूमेंट डेवलप ही नहीं हुआ होता, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि आप उसको केस स्टडीज़ दे दें, उसको फैसलों में इन्वॉल्व कर दें कि बताओ ये चीज़ हम बाहर से ख़रीदें या घर पे बनाएं, बताओ ये हम ए को बेचें या बी को बेचें, बताओ ये हम गुड्स ए से ख़रीदें या बी से ख़रीदें। इस तरह के फ़ैसलों में जो डाटा इन्वॉल्व होता है वो एक छोटे बच्चे के लिए हैंडल करना मुश्किल है। तो ये खैर मुझे लग रहा था कि जब भी स्कीम चेंज होगी और नहीं भी हुई तो आई कैप ने इस पेपर को उठा के नीचे ले जाना है, यानी ग्रुप 2 में ले जाना है। ठीक है जी, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। एक सेकंड रुक जाओ, एक बच्चे को डबल आवाज़ आ रही है, तो डबल आवाज़ का मामला ख़त्म कर दें। अब एक आवाज़ आएगी, अब नहीं आएगी डबल। और ठीक है जी, चलो जी। तो मैं बता रहा था भैया, ये सब्जेक्ट जो है वो ऊपर थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे, चूँकि उनका जो है वो कॉमन सेंस और बेसिक अर्थमेटिक्स की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वो इसमें फ़ेल होना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार हमसे ये हैंडल नहीं होगा। मैं अभी यकीन करें इंट्रो की कुछ क्लासेस लेकर आ रहा हूँ नीचे से, एक स्टैंडर्ड मैंने इंट्रो के बच्चों को पढ़ाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कितना बुरा हाल है बच्चों का। ये जो हमारे इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए सिग्निफिकेंटली जो है मुश्किल मरहला आ जाता है जब वो आके कॉस्ट जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो हम करेंगे क्या इसके ऊपर? सर, मैं भी इसी बैकग्राउंड से आया था, मुझे भी ये इतना ही मुश्किल लगता था और मैं भी इस सब्जेक्ट से ऐसे ही भागता था कि बस किसी तरह जान छूट जाए। लेकिन एक अच्छा उस्ताद जो है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं, जनरल लाइफ से भी रिलेटेड और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड एक बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देता है। मेरे उस्ताद का नाम है मौलाना कॉलिन ड्रूरी साहब। मैंने एक किताब से पढ़ा है। ठीक है जी, मैंने कॉस्टिंग क्लास टीचर से बैठ के नहीं पढ़ी है, मुझे समझ ही नहीं आती थी। इसमें टीचर का मसला नहीं था, मसला मेरा अपना था, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो था चीज़ों में, पिक करने में मुझे वक्त लगता था। तो मैंने किताब का सहारा लिया, मैंने किताब से चीज़ें पढ़ी, मेरी मजबूरी थी उस वक्त। तो अल्लाह का शुक्र है कि यार मुझे चीज़ें समझ आने लग गई और वक्त लगाया, मैंने टाइम लगाया, बेतहाशा प्रैक्टिस की
और फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मैं मामला सेट हो गया। बेटा ये जिसको वीडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, ये सेट हो जाएगा, रुक जाओ अभी, ठीक है जी। ये इंटरनेट का इशू जो है वो थोड़ी देर में खुद सेटल हो जाता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये कि क्लास में से एक तबका ऐसा होगा जिसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कब तक? इनिशियली 7-8 क्लासेस उसको लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन फिर क्या होगा, उसका मोमेंटम बनता जाएगा। अच्छा, मेरी क्लास में लोगों को शुरू में मुश्किलात पेश आती हैं, उसका रीज़न ये है कि मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पार्ट से शुरू करता हूँ, मैं कॉस्टिंग वाले पार्ट से शुरू नहीं करता, ठीक है जी। उसकी वजह ये है, मैं पहले कॉस्टिंग वाले पार्ट से शुरू करता था, बच्चों को लगता था कॉस्टिंग बहुत आसान है, और फिर बच्चों की हालत कब ख़राब होती थी? जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू होता था, और उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बैठ के एक एक छोटी छोटी इलस्ट्रेशन पे काम करूं। फिर मैंने 2016-17 में अपनी अप्रोच चेंज की, मैंने कहा बच्चों को मुश्किल पढ़ाओ शुरू में, उसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। 2016-17 में एक बैच में मैंने मुश्किल टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, बच्चे भाग गए, ओए होए ये मुश्किल। फिर मैंने उसको बैठ के उस पर ठीक ठाक काम किया कि एक इतने बड़े टॉपिक को कैसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना, ताकि बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए, और बच्चा शुरू भी कहाँ से करे? मुश्किल वाले एरिया से, जिसका एग्जाम में 60% अपीयरेंस है, 60% हिस्सा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से टेस्ट होता है, 40% टेस्ट होता है कॉस्टिंग से, ठीक है जी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करूंगा थोड़े एडवांस वाले एरिया से, इन दैट सेंस कि मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, आहिस्ता 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 मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। टाइम लगाऊंगा इसके ऊपर, वक्त लगाएंगे हम इसके ऊपर। हम इसको आखिर में अगर करेंगे तो क्या होगा, प्राइम टाइम अगर हम दे दें बिल्कुल हल्के टॉपिक्स को, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से हम शुरू कर लें, जनाब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों से, मटेरियल आया तो क्या एंट्री होगी, गया तो क्या एंट्री होगी, काम नहीं होगा। मैं आपको शुरू में फैसले करवाने वाली चीज़ें कराऊंगा। हाँ जी, अगर एक चीज़ 2 रुपए की खरीदी है तो कितने की बेचनी जाए, उसको बेचा जाना चाहिए? 2 से ज़्यादा। जवाब क्या होना चाहिए? 2 से ज़्यादा में बेचना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, हमने एक चाय की दुकान खोली है, एक चाय का हमने ढाबा खोला है, उसका हम रेंट पे करते हैं 10,000। कितना रेंट पे करते हैं? क्या खोला है हमने? चाय का ढाबा, रेंट पे करें कितना? 10,000 रुपए। ऐसा है, हमें लगता है कि हम साल में 1,000 कप बेच पाएंगे। कितने? 1,000 कप बेच पाएंगे। तो बताओ एक कप पे किराया कितना एलोकेट हो रहा है? 10,000 रुपए का किराया, कप कितने बेचने हमने? 1,000 अंदाजा है हमारा। बताओ एक कप पे रेंट का खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपए आ रहा है। क्या अगर मैं 11,000 कप बेचूंगा तो क्या मेरा रेंट बढ़ जाएगा? है ऐसा तो नहीं मालिक आ जाएगा, वो भाई तुमने तो 1,000 कप बेचने थे, तुमने जो है वो ज्यादा बेच दिए तो पैसे दो। नहीं। अब देखो, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि फिक्स कॉस्ट वो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से नहीं बढ़ती है। ऐसा है, आपने ARTT ने सर किराया पे किया है इस कैंपस का, मिसाल के तौर पर 8 लाख रुपए। आप आज बैठे हो क्लास के अंदर, कोई इस वक्त 200 बच्चा बैठा होगा, अगर इधर 210 हो गया तो क्या मालिक आके मुझसे ज़्यादा किराया मांगेगा? नहीं मांगेगा। ऐसा है, तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ कॉस्ट ऐसी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, और कुछ कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से, तो आपको मैं सोचना सिखाऊंगा। तैयार हो इस चीज़ के लिए? अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी मैथ्स वीक है, मैं आपको कहूँगा क्लास का लेक्चर लो, मैं हर क्लास के बाद एक होमवर्क दूंगा, हर क्लास के बाद एक होमवर्क दूंगा, वो जाके करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हें कॉस्टिंग में कभी मुश्किल नहीं होगी। ये मेरा दावा है तुम्हारे साथ, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। लेकिन आपने करना क्या है? आपने करना ये स्टिक अराउंड। आपको ये शुरू की जो ब्रंट है ना, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें आसान होंगी। हम जो है वो चढ़ाई वाला काम पहले करेंगे, मुश्किल काम पहला करेंगे, फिर आसान काम करेंगे। ऐसा है? अच्छा जी, हम शुरू करते हैं जी। हमारे पास इस कोर्स में है क्या? टेबल ऑफ कंटेंट। सर मैं पहले अपने बारे में बताऊंगा, जो जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना पेपर में आएगा। पेपर के बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि हम आपको किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक है जी? अच्छा जी, चैट डिसेबल कर दें? क्यों भाई?
करने दो, लोगों को जवाब देखने दो, आप डिसेबल कर दो अपने पास। यार जिसके पास बेटा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, लैग आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, सेट हो जाएगा। ठीक है जी। ये 5 रुपये में 16 घंटे वाला इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि ये वीडियो ना 4K जा रही है, ये वीडियो 4K जा रही है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लो, सेट हो जाएगा, ऐसा से चलना शुरू हो जाएगा। तो क्लास को चलने दो। अच्छा जी, सबसे पहले जी मैं कौन हूँ, मेरा नाम अहमद रज़ा है सर। ये आपके लिए ना एक फजूल चीज़ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रेस कर दूँ। ठीक है जी सर, मैंने देखिए इतनी सारी जगहों पे काम किया है, और मेरी 2011-12 में मैंने इंडस्ट्री छोड़ी है, और इंडस्ट्री छोड़ते वक्त मैं हराम में लथपथ था। हराम में लथपथ समझते हो? यानी मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का CFO था, सुबह से लेके रात तक पैसा सूद पे लगता था, हराम खोरियाँ होती थी। ठीक है जी। इसके बाद अल्लाह ने मेरा जो है वो वहाँ से रिस्क ख़त्म किया, और आपके पास जो है वो रिस्क शुरू हो गया मेरा। ठीक है जी। मैं UBL में रहा हूँ कंट्रोल फाइनेंस के तौर पे, आरिफ हबीब में रहा हूँ, पिकिक में रहा हूँ। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं CA किया है। एक क्वालिफ़िकेशन होती है सिमा, यह है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यानी कॉस्टिंग की क्वालिफ़िकेशन है। CFA में मैंने दूसरा लेवल था जब मैंने छोड़ दिया, और एक क्वालिफ़िकेशन है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने जो है वो अकाउंटेंसी भी पढ़ी हुई है, मैंने MFA का जो साइड है, CFA यानी वो किया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, और कॉस्टिंग के ऊपर भी मैंने क्वालिफ़िकेशन ली हुई है। और यकीन करो, अगर मैंने सिर्फ CA भी किया होता तो भी आपके पेपर में, और इन सारी क्वालिफ़िकेशंस होते हुए भी आपके पेपर में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब बात करने जा रहे हैं सर, पूरे सिलेबस में एक ही कॉस्टिंग का पेपर है, इसके बाद आप कह सकते हो मैं कॉस्टिंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। ये पेपर पास हो जाए ना तो आप कह सकते हो कि कॉस्टिंग का मैं क्या बन गया हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं जरा ACCA में। ACCA में कॉस्टिंग के 3 पेपर हैं। F2 उनका बेसिक कॉस्टिंग का पेपर है, F5 दरमियान में एक इंटरमीडिएट पेपर है, और P5 फाइनल में भी एक पेपर है। ICAP में भी 2018 तक 2 पेपर हुआ करते थे, कॉस्टिंग और फाइनल में आके मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था। ICAP ने वहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को निकाल बाहर किया, और सारे टॉपिक कहाँ फेंक दिए, कॉस्टिंग में। तो इफेक्टिवली आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रहे होगे जिसका इम्पैक्ट कैफ में भी है, और फाइनल की चीज़ें भी आप यही पढ़ रहे होगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ICAP के एग्जामिनर ने ये इंश्योर किया कि जो पेपर फाइनल में कटा है ना, उसके जो पास पेपर के सवाल थे, उसी लेवल के सवाल उसने कैफ में पूछना शुरू कर दिए। अब आप सोचो, एक बंदा फाइनल में जाके जब ये चीज़ें पढ़ता था, अब उसको कब पढ़ना पड़ रहा है, PRC के फ़ौरन बाद। तो ये काफ़ी टाइम से कार्ड्स पे था कि ये सब्जेक्ट कहाँ फेंक दिया जाएगा, इन बिटवीन कहीं क्वालिफिकेशन के दरमियान में रखा जाएगा, ताकि बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाए, होशियार हो जाए, थोड़ा सा उसका एक मेंटल एक्यूमेंट डेवलप हो जाए, कॉस्टिंग को समझने का, बिजनेस को समझने का। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। कौन सी वाली मैथ्स? लीनियर प्रोग्रामिंग, कैलकुलस, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ ये पता हो कि 3 में से 2 निकालते हैं तो पॉजिटिव 1 बचता है, और 2 में से 3 निकलता है तो ये पता है ना, अगर मैं 1 को 0.5 से डिवाइड करूं तो 2 हो जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जो सोच रहे हैं ना, प्रोसेस कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को, ये मसला है। हाँ जी, 1 को 0.5 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 2 आएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, आज क्लास में कैलकुलेटर लाए हो ना? अच्छा, मेरे पास यहाँ 4-5 पड़े होते हैं, नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूं। कितनों के पास नहीं है? कोई नहीं है मेरे पास कैलकुलेटर, हराम खोरो। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि कितने लोग नहीं लाए। कॉस्टिंग की क्लास में आ रहे हो, कैलकुलेटर नहीं ला रहे हो यार। हर दफा इस ट्रैप में कोई ना कोई फंसता है। अच्छा जी, तो आपको नंबर्स के साथ ना नफरत नहीं होनी चाहिए, आपको नंबर से प्यार होना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, बेसिक मैथ्स आती है और दिमाग चलता है इस हद तक। मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछता हूँ। हम चावल बनाते हैं, ठीक है जी। जब हम 10 किलो चावल उंडेलते हैं ना देग में,
तो आधा किलो चावल ज़ाया हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। कितना चावल काम आता है 10 में से? 9.5। ऐसा है। अगर मुझे अपने कस्टमर को 95 किलो चावल बना के देने हैं, देग बना के देनी है, तो मुझे 95 किलो चावल डालना है या उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गिरेगा और क्या होगा? ये बेसिक चीज़ समझ आ रही है? बस इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है जी। कुछ जगहों पे आपको बड़ी हैरानगी होगी, जैसे एक छालिया का रैपर है, सवाल पेपर का मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर ने कहा छालिया के रैपर पे प्लास्टिक लगती है। सॉल्यूशन आया तो पता चला कि 2 साइड पे प्लास्टिक लगती है, और लोगों ने किस हिसाब से कर दिया कि एक छालिया का रैपर इतना होता है तो इतने इतने सेंटीमीटर प्लास्टिक लगेगी। नहीं भाई, प्लास्टिक कहाँ लगेगी? दोनों साइडों में लगेगी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना लोग भूल गए। हाँ जी, हम 7000 गुड़िया बना रहे हैं, 7000, और इसमें हम आंखें लगाएंगे हम ग्लास की। कितनी आंखें चाहिए हमें? 14,000 आंखें। क्यों भाई? 2 आंखें उसकी। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी? ये आपको इसके लिए ज़हन अपना खुला रखना पड़ेगा। ऐसा? अच्छा जी, तो नंबर्स के साथ हमें प्यार होना चाहिए, बाकी सारा काम मेरा है। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना, इतना मैं आपको बता रहा हूं, आपको आगे क्वालिफिकेशन तक कोई सब्जेक्ट इस बेसिस पे परेशान नहीं करेगा कि यार मुझसे पिक नहीं हो रही है। इतना मैं आपका दिमाग डेवलप कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है कि जैसे मैं आपको कहूँगा अपने काम वैसे करना है, अपने हिस्से का काम करना है। भाई मुझसे क्लासेस लेके कोई पास नहीं होता, मुझसे क्लासेस लेने के बाद अपने हिस्से का काम भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा है? अच्छा जी, ये क्लासेस पोर्टल पे अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड होगी कुछ। सर रिजल्ट देखते हैं कैसा मैंने आपको डरा है ना। आप रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट आप चेक करें जी। 55% आप चेक करें, 55% रिजल्ट, 55% रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। फिर और देखें जी, 48%, 55%। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी हैं। अच्छा, एक मनुष्य पता है क्या सोच रहे क्लास में? ये मार्च वाली अटेम्प्ट बड़ी मस्त होती है भाई, और ये सारी जलालत कहाँ आ रही है? ऐसा है? तो सितंबर वाली अटेम्प्ट हो गई, अब आप किस में आ रहे हो? अच्छा, आप चेक करो लास्ट अटेम्प्ट जब आई थी ना, लास्ट अटेम्प्ट में यकीन करो जब पेपर हो गया ना, पेपर जब मेरे पास आया, मैंने देखा, मैंने कहा बेड़ा गर्क हो गया। किसका बेड़ा गर्क हो गया? ऐसे बच्चे का जिससे प्रॉपर्ली क्लासेस नहीं लिए और मेथड पे नहीं चला। मैं बच्चे को हर दफ़ा ये कहता हूँ कि आपने पेपर में जाके अटेम्प्ट इस तरीके से चीज़ें करनी है कि आपने 3 घंटे हाथ पाँव मारते रहना है। जितना आप पेपर हल कर सको, सॉल्व कर सको, आपने करते रहना है। जितनी वर्किंग्स खोल सकते हो खोलो, गलत कर दो सब कुछ, लेकिन हाथ अपना नहीं रोको। यही हुआ सर, 40% रिजल्ट आ गया। 40% रिजल्ट आना ऐसे पेपर में वॉज इम्पॉसिबल। मैं आपको बताऊं, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आसान है, आसान पेपर है, लेकिन शायद लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में 40% रिजल्ट ना आए, 35-36 आ जाएगा, लेकिन 40% रिजल्ट क्या था? बहुत ज़्यादा था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब जब पेपर मुश्किल पूछता है तो पेपर पास करना आसान हो जाता है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, क्या नज़र आ रहा है भाई? इस दफ़ा का क्या रिजल्ट आना चाहिए? हैं? 40 से ज़्यादा आना चाहिए। जो बच्चे, पुराने बच्चे बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर 4 सवाल टिका के सही कर दिया ना 9 में से 80-90% आप निकल जाओगे। आई कैप का एग्जामिनर अगर वाकई पूरा सही करने पे पास करता, मैं क्यूटी का पेपर भी पास नहीं कर सकता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा सर, अब आप लिखेंगे चीज़ें, ये अपना रजिस्टर खोल के। अच्छा, मेरा प्यारा भाई है जो रजिस्टर में देख रहे हो ना, लोगों के पास जो पीआरसी से चलाते हुए आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई। एक प्रॉपर रजिस्टर आपको ख़रीदना पड़ेगा, और एक बंदा जो एवरेज छोटी राइटिंग और बड़ी राइटिंग के बीच में जो एवरेज राइटिंग लिखता है, नहीं दरमियानी बड़ी राइटिंग लिखता है, कम से कम 1200-1300 पेजेस उसके भरेंगे। ठीक है जी। मैं FAR में 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, कॉस्टिंग 1.25-2 घंटे लेता हूँ। आज पहला दिन इसलिए मैंने 1.5 घंटा लिया। ठीक है जी। तो
तो ये मैं आपको बताऊं, पौने 2 घंटे आपने लिखना ही है और कोई काम नहीं करना है। तो रजिस्टर अपना ज़रा तरीके से लेना ताकि आपको आगे जो है वो काम आ सके। सर हमारे कोर्स के ना 3 हिस्से, ये लिखना अब आपने मेरे साथ साथ, ठीक है। बुक का भी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं मेरे बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कॉस्टिंग के कोर्स में 3 हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 35 से 45, 35 से 45 मार्क्स हैं। और इसमें ये 6 एरियाज हैं। ये कितने एरियाज हैं? अच्छा आप सुनना ज़रा, पहले लिखना नहीं, पहले सुन लो। इसमें लिखा हुआ है P2 और T2। ये क्या है? आई कैप का एग्जामिनर कहता है जी T1। T1 का मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया से मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल बनेगा। T2 इस एरिया से मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल बनेगा। और T3 इस एरिया से मैक्सिमम 25 नंबर का सवाल बनेगा। आपके पूरे कोर्स में T3 नहीं है, T3 फाइनल में आएगा। ऐसा फिर आपके पास क्या है? P का मतलब है प्रोफिशिएंसी, मुश्किल। P1 का मतलब है बहुत आसान चीज, किताब में डेफिनेशन लिखी है वो याद करनी है बस, किताब में जो बेसिक चीज लिखी है वो देखनी है बस, कोई टेक्निकल चीज इसमें नहीं पूछा जाएगा। रिप्रोड्यूस करने की चीजें आपको दी जाएंगी। एक इन्फॉर्मेशन दी, एग्जाम में पूछेगा बताओ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका आपने जवाब लिख देना है बस। आपके पूरे कोर्स में शायद P1 भी नहीं है। P2 का क्या मतलब है? जो नॉलेज जमा की है इसको अप्लाई करना है। जो नॉलेज जमा की है अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है? एक बिजनेस सिनेरियो में। किस में अप्लाई करना है? P3 जितना सवाल में दिया है उससे ज्यादा सोचना है। ओपन एंड क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से लिखनी है। एनालिसिस वाला पेपर है। आपके पूरे कोर्स में P3 नहीं है। P3 कहाँ आएगा? P3 कहाँ आएगा मेरे बच्चों? P3 आएगा फाइनल में। अब बताओ, ये 7 टॉपिक हैं, इसमें ये T1 है और ये T1 है। इसका क्या मतलब है? इन दोनों से 8 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप किताब खोलते हो, पास पेपर खोलते हो, आपको 2 अटेम्प्ट पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का 14 नंबर का सवाल नजर आ जाता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का। आप आई कैप को गालियां देना शुरू कर देते हो, यार 8 नंबर का किया रखा था तो मैं इसलिए करके नहीं गया, ये 14 नंबर कैसे आ गए? अगर आप उस सवाल को खोलो तो उसमें 2 टॉपिक्स क्या किए आई कैप ने? मिला दिए हैं। अब आपका एक टॉपिक तैयार ना होने की वजह से वो जो सवाल मिल के आया तो साथ में वो दूसरा टॉपिक भी गया। तो इसका क्या मतलब है? आप कोई चीज भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये देख लो 35 नंबर एवरेज इससे आते हैं। 35 से 45 आई कैप कभी 35 से आगे नहीं गया। 35 नंबर में टॉपिक देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6। ये है आपका कॉस्टिंग का एरिया। ऐसा है। अब इसको आप लिख लो ताकि आपके पास मौजूद रहे कि सर ये टॉपिक हैं जो 35 से 45 नंबर के, लेकिन आमतौर पे एग्जामिनर किस तरह पूछता है? 35 नंबर की पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है जी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड्स एलोकेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेबर और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। ये बताता हूं बेटा कि SAT में CMA का पेपर लाजमी देना चाहिए या नहीं, ये मैं अभी आपको बता दूं। जी लिख रहे हो ना? लाइव क्लासेस जूम पे ही होंगी, जूम पे ही होंगी बेटा। लिखते लिखते मैं तुम लोग एक पेशीन गोई दे रहा हूँ। पेशीन गोई का मतलब प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। वो कोने तक क्लास भरी हुई है, अभी महीने गुजरेंगे, दिन गुजरेंगे,
ये जो गंजे के सर से बाल उतरते हैं ना, गंजा हो रहा होता है बंदा, ऐसे ही तुम लोग झड़ते जाओगे यहाँ से। अभी बीच में एक कोई छुट्टी आएगी, उससे एक दिन पहले एक बंदा छुट्टी कर लेगा, ठीक है जी। अगली क्लास में आएगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, वो कटना शुरू होगा। करते 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 यहाँ से 3 बच्चियाँ आ रही होंगी और यहाँ पे 3 बच्चे आ रहे होंगे, बस ख़त्म। और फिर जब उनको आप बोलो अगले बैच में आप लाइव पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मेरा सवाल है मनुष्य, लाइव आओगे या नहीं आओगे? हैं? ये अभी जो तुम कस्में वादे कर रहे हो ना, ये वो 16 साल का लड़का जो कस्में वादे करता है ना, ये वो होता है, ठीक है ना। थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, नहीं यार घर पे ही पढ़ लेते हैं यार, हैं। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे, दुआ फरमाइए। भाई मैं कोई मौलाना थोड़ी हूँ यार, कोई नमाज ख़त्म करा के थोड़ी बैठा हूँ मैं। अच्छा जी, बता रहा हूँ, अब्दुल हादी सारा बता रहा हूँ। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ऑब्वियसली बिल्कुल अवेलेबल होगी। सर्विस कॉस्टिंग आएगा इस बार, आज तक तो नहीं आया। अच्छा चलो रुक जाओ, अपने सवाल ज़रा सा होल्ड कर लो, ये बड़े टेक्निकल सवाल है। सर अगर किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कौन से 3, सारी चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ। पूरा कोर्स आप ही कराएंगे, मेरा हमजाद भी है, जिन भी आता है इधर भाई, एक यहाँ एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है। FAR 1 में भी एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, टीचर 2 हैं, आपने जिससे पढ़ना पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन पूरा सिलेबस एक ही टीचर कराएगा, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, पक्का? आगे बढ़ जाऊं? नजर नहीं आ रहा मुझे कौन से हाथ से लिखा है तुमने, दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर हैं, लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है कॉस्ट फ्लोज, 20 से 30 नंबर। ये आ गया भाई, ये प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 4 टॉपिक हैं। और इसके नंबर कितने थे भैया? इसके नंबर थे 20 से 30। अच्छा, इसके अंदर जो है वो प्रोसेस, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स में डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है, टारगेट कॉस्टिंग के साथ भी डिसीजन मेकिंग आ जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्योरली कॉस्टिंग का एरिया, ठीक है। ऊपर वाले 3 टॉपिक में डिसीजन मेकिंग एग्जामिनर बाज़-औक़ात डाल देता है, बाज़-औक़ात नहीं डालता। इसके नंबर है कितने? 20 से 30। और सर एग्जामिनर इस पे जनरली 20 से 22 नंबर ही पूछता है, ठीक है जी। एक 15 नंबर का सवाल होगा, एक 8 नंबर का सवाल होगा। बहुत एग्जामिनर ने तीर मार लिया तो एक ही सवाल इन सारे टॉपिक्स में से डाल देगा 19 नंबर का, ठीक है जी। तुक्के में पेपर तो नहीं कह सकते, देखो तुक्का होना भी चाहिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर नहीं होगी पेपर में, आपको पता है कि जी ये 4 टॉपिक टेस्ट होंगे, तो 5 आप पढ़ोगे? कभी भी नहीं पढ़ोगे। कितने लोग इंटरमीडिएट से कॉमर्स, इंटरमीडिएट कॉमर्स से पढ़कर आ रहे हैं? मैं भी पढ़कर आ रहा हूँ इंटर कॉमर्स से। मैं आपको बताऊँ मैं क्या करता था। मैं जब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैंने बड़ी मेहनत की, मेरे मार्क्स आए अकाउंटिंग में 98। जब मेहनत की ना, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि सेकेंड ईयर में मेहनत नहीं करनी मैंने। क्यों? 4-5 सवाल हैं यही करके जाने, मैंने बाकी टॉपिक्स की क्लासेस ही नहीं ली। मुझे पता था कि यही 4 टॉपिक आएंगे पेपर में, और 4 ही टॉपिक मैं तैयार करके गया। फर्स्ट ईयर में 98 थे, सेकेंड ईयर में पूरे आ गए मेरे 100 में से 100। 100 मार्क्स से मैंने सेकेंड ईयर को इसके अकाउंटिंग के, ठीक है जी। आपको अगर ये पता चल जाए कि पेपर में क्या आने वाला है, तो फिर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो बाकी की चीज़ें तैयार करेगा, है। तो हर अटेम्प्ट में आपको ICAP का एग्जामिनर पेपर में जो दाएं एंड लिखा होता है ना, वो दाएं एंड नहीं होता, वो असल में लिखा होता है कैसा दिया, ठीक है ना। पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप देखते हो अच्छा भाई ये सीन हो गया। अच्छा जी आगे बढ़ें। अच्छा आप देखें इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं 20 से 30 नंबर वाले, ये सारे मुश्किल टॉपिक्स हैं, सारे P2 हैं, P1 नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है आखिरी बला। गेम खेलते हो ना, वीडियो गेम, आखिरी जो बला होती है ये वो आखिरी बला है। इसके कितने नंबर है? 30 से 40। जनरली एग्जामिनर इस पर पूरे मार्क्स पूछता है, 40 नंबर ही पूछता है इसके। और जब ये पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा तो ये 50 तक चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या सर? ये 3 ही टॉपिक्स हैं। कितने? 3। ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग और
इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बस। और इससे लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने पता क्या पूछा, एक ही टॉपिक पूछा, पूरे 35-40 नंबर उसी एक टॉपिक से ही पूछ लिए। आपको तो लगेगा ना 45-40 नंबर का एरिया है तो उसमें कम से कम एग्जामिनर 3 सवाल बनाएगा 3 सवाल। आपको लग रहा होगा तीनों टॉपिक से एक एक पूछ लेगा। एग्जामिनर ने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, एक ही टॉपिक से मैं तीनों पूछ लूंगा। लोगों ने गालियां दी, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। आइए आपने कहा भाई मैं क्या ग्रिड से बाहर गया हूं? हमने कहा नहीं। ग्रिड में कितने टॉपिक हैं? 3। कितने मार्क्स है मैक्सिमम? कहीं ग्रिड में लिखा है कि तीनों से पूछा जाएगा? ग्रिड में लिखा है कहीं? नहीं लिखा। एग्जामिनर ने क्या किया, एक ही टॉपिक से क्या पूछ लिए, तीनों सवाल एक ही टॉपिक से पूछ लिए। क्या आगे भी ऐसा हो सकता है कि ग्रिड का एक ही टॉपिक को एग्जामिनर उठाए और बेड़ा गर्क कर दे? ऐसा हो सकता है आगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इस अटेम्प्ट में क्यों हुआ ऐसा? हम पूछने आईकैप चले गए। बताएं जी ऐसा क्यों किया आपने? बताएं जी, सारा आपने उठा के यहां से पूछ लिया, ऐसा क्यों? आखिर हमारी अटेम्प्ट में आपने ये काम क्यों किया? उसने कहा भाई मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने तो सारे टॉपिक से सवाल पूछे। हमने कहा भाई तुमने तो एक ही टॉपिक से 3 सवाल पूछ लिए। उसने कहा आप सिलेबस खोलें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट टू एक मीटिंग की बात आपको बता रहा हूँ। हमने सिलेबस खोला, डिसीजन मेकिंग का एरिया ऐसे खोला हमने, तो हमें नज़र आया ये डिसीजन मेकिंग का एरिया ऐसे दिया हुआ है। ये डिसीजन मेकिंग के सब टॉपिक्स हैं। क्या है? सब टॉपिक्स डिसीजन मेकिंग के। उसने कहा भाई हमने हर एक के आगे क्या लिखा है, P2 T2 P2 T2 P2 T2 P2 T2। हमारी नज़र में तो ये 5 टॉपिक है। इसका मतलब है आईकैप का एग्जामिनर डिसीजन मेकिंग को एक टॉपिक नहीं समझता। वो इसको क्या समझता है कि इसमें जितने भी डिसीजन हैं सब अलग अलग टॉपिक हैं। जब ये हमने देखा तो मेरे साथ एक और भी पाकिस्तान के बड़े टीचर हैं, वो और मैं मीटिंग में बैठे हुए थे, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी? उसने कहा नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है। मैंने कहा मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि डिसीजन मेकिंग एक टॉपिक है। और बच्चा एंड में मुझसे क्या पूछ रहा है, ये छोड़ दूं तो 20 मार्क्स ही जाएंगे ना मैक्सिमम। और मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ 20 ही जाएंगे और क्या जाएगा भाई, कोई 40 नंबर डिसीजन मेकिंग से थोड़ी आएंगे। और पेपर के बाद वो लड़का मुझे कहता है कि सर आपने तो कहा था कि, मैंने कहा बेटा मैंने कहा तो था, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या किया ये। नहीं, अदनान रशीद साहब नहीं थे। ठीक है जी। अब मैंने जब ये देखा तो फिर हमारी आंखें खुल गई। अब आइंदा के बाद डिसीजन मेकिंग को क्या ट्रीट करोगे, एक टॉपिक या 5 टॉपिक्स? 5 टॉपिक्स। क्या आइंदा के बाद 40 नंबर का सवाल आ सकता है डिसीजन मेकिंग से? हाँ आ सकता है। अब आ सकता है, क्यों? एक टॉपिक नहीं है ये, क्या है? 5 टॉपिक्स हैं। तो आइंदा के बाद को पूछे डिसीजन मेकिंग कितने टॉपिक्स हैं, आपने क्या जवाब देना है? नजर तो एक आ रहा है लेकिन असल में क्या है? 5। क्या पूरे 40 नंबर इनमें बांटे जा सकते हैं? हाँ। P2 का मतलब है मुश्किल सवाल। जी मेरे भाई, ये सही नाम लिख दे एक बंदे ने टीचर का। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम जनाब। प्यारे भाई, मैं आपको ना कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ और ये फैक्ट्स हम डे 1 पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा कोर्स करा के भेजूंगा, मैं आपको अच्छे खासे पास पेपर्स करा के भेजूंगा, मैं आपको इतना करा के भेज दूंगा कि एक बंदा अगर पूरी ईमानदारी से अपने लेक्चर्स ले लेना तो उसके फेल होने के चांसेस सिर्फ एक सूरत में हो सकते हैं। बेटा मैं बिल्कुल दुआ कर दूंगा मेरा बच्चा, अल्लाह के वास्ते यार ये नहीं कर यार, एक ही कमेंट 70 दफ़ा छापेगा तो ये तो ज़बरदस्ती की दुआ। तो मौलाना के कनपट्टी पे गन रख के तुम कह रहे हो कि दुआ कर भाई, हैं? ऐसा नहीं कर मेरा बच्चा, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह तुझे पास कर दे। ठीक है जी, और अल्लाह करे अगली दफ़ा तू किसी और सेक्शन में आके, किसी और सब्जेक्ट में आके ये काम करे। ठीक है जी, यहाँ नहीं कर मेरा बच्चा। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ जी, तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, एक सूरत रह जाती है आपके फेल होने की कि आपको माँ बाप की बद्दुआ हो। ठीक है जी, आप नहीं फेल हो सकते। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में आपको चीज़ें करा दूंगा। उसके बाद एक ही सूरत है आपकी फेल होने की कि आपको माँ की बद्दुआ हो।
अच्छा, दूसरा काम क्या है सर? वो है आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये होगी मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी कोई 110 115 क्लासेज होंगी इन टोटल, ठीक है जी। 110 115 क्लासेस का मतलब है 110 होमवर्क। कितने होमवर्क? 110। मैं आपको हर क्लास के बाद ना एक होमवर्क दिया करूँगा। उस होमवर्क में जब आप जाके घर पे अटेम्प्ट करोगे ना, आपको मुश्किल फील होगी, आपको तकलीफ होगी, यार मुश्किल है यार, ये नहीं हो रहा सॉल्व, क्लास वाला सॉल्व हो गया था, ये सॉल्व नहीं हो रहा। आप उस पर अपना दिमाग लगाओगे, आप फंसोगे उसके अंदर, सोल्यूशन साथ होगा। मैं आपको कहूँगा जहाँ फंसो सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन आप देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, आपको अल्लाह ताला ने जो जहन दिया है ना वो डेवलप होना शुरू होगा। अगर मैं आपको क्लास में 150 पास पेपर्स कराऊं, बताओ आपने कितने सवाल किए? एक भी नहीं किया आपने एक सवाल भी नहीं किया। आप जब खुद जाके एक नया सवाल उठाते हो और उसमें फंसते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा ड्राइविंग सीख रहा है, दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है, उसको देख देख के सीख रहा है, सीखी जा सकती है गाड़ी? नहीं सीखी जाएगी। जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? अगर ऑटोमेटिक हुई तो स्टार्ट हो जाएगी, मैनुअल आपको गियर से आगे जो है निकालना ही नहीं आ रहा होगा। इसलिए भाई मैं ये कहता हूँ लोगों को कि यार आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे काम नहीं होगा। और मेहनत को कॉर्नर नहीं करना कि आखिरी 2 महीने में सारा हिसाब किताब करेंगे, नहीं। आपको मैं दूंगा रोज का एक होमवर्क, एक होमवर्क। अच्छा जी, उस होमवर्क में टाइम कितना लगेगा? कभी 10 मिनट, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर आपने सारे होमवर्क कर लिए, मेरी क्लासेस ले ली, एक ही रीज़न बच जाएगा फेल होने का। क्या? माँ बाप की बदुआ, या अल्लाह इसको कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाना, गए आप, तबाह हो गया। और माँ बाप की बदुआ नहीं है, आपने क्लासेस लेनी है, आपने होमवर्क करना है। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी क्लास का जो कंटेंट है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये 50% है। 30% आपके क्या हैं? होमवर्क है। 30% क्या आपके? और 20% क्या है आपका? सर हर वीक आपका एक क्विज हुआ करेगा। कितने टाइम का? उस क्विज में कितने सवाल होंगे? आमतौर पर जैसे कॉलेजेस में क्विज होता है, क्या होता है? एक पास पेपर का सवाल किसी टुच्चे जूनियर को कहते हैं यार फलां अटेम्प्ट से एक सवाल उठाओ, बच्चे को दे दो, ये बराए नाम क्या हो जाएगा? ये क्विज हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम क्विज रखेंगे जिसमें 3 से 4 सवाल होंगे। इनिशियली 1 घंटे का क्विज होगा, वो बढ़ते बढ़ते दरमियान में जब हमारा आधा कोर्स हो चुका होगा वो 3 घंटे में चला जाएगा। 3-3 घंटे के वीकली क्विज हुआ करेंगे। आपने यहाँ बैठ के देना, यहाँ बैठ के दें, आपने घर जाके देना, घर जाके दें, ठीक है जी। और वो आपको चेक होके मिलेगा। लास्ट टाइम हमने 7 इस तरह के टेस्ट ले सके, हम दरमियान में हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं ले सके, लेकिन इस दफ़ा हमने पूरा प्लान किया हुआ है कि हम टोटल हमारे पास सर कोई 19 हफ्ते हैं, 19 हफ्तों में कम से कम हमने 15 के करीब इस तरह के टेस्ट लेने हैं, इस तरह के एग्जाम्स लेने हैं। यानी होमवर्क भी आपने देना है और साथ में क्या करना है? क्विज देना है। अच्छा सर क्विज में देने आया, मैं फेल हो गया, आप लोगों के जहनों में पता है एक खन्नास बैठा हुआ है, वो आपको ये कहता है अबे तैयारी नहीं है, अभी क्यों दे रहा है क्विज? आप दो, आपकी कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। आपको हमेशा लगेगा यार थोड़ा और कर लेता हूं फिर मैं क्विज देता हूं। आपको मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर आपकी तैयारी है या नहीं है, आप सिर्फ आगे क्विज देते रहो, फेल होते रहो, आपको नंबर बताए जाएंगे सिर्फ आपके नंबर बराबर वाले को नहीं पता चलेंगे। सीधा राज में रखा जाएगा आपका कारनामा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। मैं समझ सकता हूं लोगों की ये ससेप्टेबिलिटी होती है कि यार मेरे मार्क्स किसी और को नहीं पता चले, नहीं चलेंगे पता। अगर आपने ये क्विज दे दिए, ये होमवर्क कर लिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता, अनलेस कि माँ बाप की बदुआ हो। माँ बाप की बदुआ बेटा पत्थर फाड़ देती है, फिर कुछ नहीं होता, फिर आप तबाह हो। और अगर माँ बाप की बदुआ नहीं है तो ये काम आप कर लोगे। अब मुझे बताओ अभी से, क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं? देखो मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि यार देखो आप फ्री में भी कॉस्टिंग पढ़ सकते हो। पता है कैसे? बेपनाह टीचर्स के यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े,
बेपनाह टीचर्स के पढ़े हुए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपको फॉर्मेट याद करा देंगे, ये फॉर्मेट है भाई, इसी तरह का सवाल आएगा, आपने ये चीज़ यहाँ रखनी, ये चीज़ यहाँ रखनी, ये चीज़ यहाँ रखनी, और जवाब निकल आएगा। नहीं होगा काम, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपका दिमाग डेवलप करूँगा। मेरे पास लास्ट टाइम अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ। 2200 स्टूडेंट थे कॉस्टिंग में। कितने? 2200 स्टूडेंट। 2200 में से तकरीबन 1200 स्टूडेंट ऐसे थे जो रिपीट कर रहा था कॉस्टिंग। जो कॉस्टिंग क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। और पेपर के बाद जो उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं कि सर अगर ये तरीका नहीं ऑप्ट करते हम पिछली दफ़ा पढ़ कर आ रहे, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन पढ़ना और ये सारी चीज़ें अप्लाई करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में सिर्फ ये 50% है। ये 50% आपने करना है। आपके एक होमवर्क बनाने पे, एक क्विज बनाने पे मुझे टाइम लगता है। मैं पास पेपर नहीं छापता हूं, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है अगर आप ना दो तो। एक बंदा पूरी मेहनत से आपके लिए सारी चीज़ें बना दे और आप उसको अटेम्प्ट ही ना करो तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। अब आज हम वादा करते हैं, भैया अगर कोई मेरे साथ ये काम नहीं कर सकता ना, मैं उसको दावत दूंगा यूट्यूब से पढ़ ले। अल्लाह की कसम, आखिरत का तो चलो जो अल्लाह को जवाब देना है वो तो दोगे तुम, किसी की चोरी की चीज़ आप उठाकर उससे पढ़ रहे हो वो तो दोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम साथ में नहीं कर सकते ना तो फिर मुझसे नहीं पढ़ो, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें आपने करनी हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अपनी तारीफ में, आप सुनिएगा। मैंने एक दफ़ा FAR 2 का एक बैच पढ़ाया, उसमें थे 50 बच्चे। कितने? 50 बच्चे। मैंने पूरी जान मार के वो कोर्स कंप्लीट कराया, एक एक चीज़ क्लास में करा दी। कितने पास हुए बताओ उसमें से? ये चलो आसान सवाल, कितने फेल हुए होंगे बताओ? 49। कितने पास हुए? एक। 2011-12 की बात बता रहा हूँ। सर पकड़ के बैठ गया मैंने कहा यार मैंने क्या चीज़ नहीं पढ़ाई इनको, ACCA के सवाल कराया है, ICAP के क्वेश्चंस कराए, क्यों यार क्यों, क्या रीज़न हुआ फेल होने का? तब मुझे पता चला कि आप बेटा इधर आके अल्लाह का फरिश्ता भी खड़ा हो कि आपको पढ़ा देना और अल्लाह की मर्जी ना हो, आप पास नहीं हो सकते। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये साथ वाला काम आपको करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेंगे, आपको क्विज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वादा करते हो कि काम करोगे इंशाअल्लाह? ऐसे आना चाहिए था, हाँ हाँ हम करेंगे इंशाअल्लाह का मतलब दुनिया में बहुत अलग है। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह का मतलब क्या है पता है? अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कर दूंगा, खुद का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह ने चाहा तो मैं कर दूंगा, इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन पीछे एक आवाज़ होनी चाहिए, इंशाअल्लाह यार मैं ज़रूर करूंगा। मैंने कहा कर लोगे? इंशाअल्लाह। इस तरह की मरियल कौम जो है ना वो नहीं चलेगी, ठीक है जी। देखो इसी सब्जेक्ट से आगे लिंक्ड है एक सब्जेक्ट MFA। जितना अच्छा कॉस्टिंग पढ़ोगे उतना अच्छा तुम्हें MFA समझ आएगा। उससे आगे लिंक्ड है एक सब्जेक्ट BFD। जितना अच्छा तुम ये दोनों चीज़ पढ़ोगे BFD उतनी अच्छी समझ आएगी। उससे आगे एक सब्जेक्ट लिंक्ड है मैनेजेरियल एंड MSA 2 मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट 2। उसमें BFD, कॉस्टिंग, मैनेजेरियल एनालिसिस सब मिला के ये आपकी वो कड़ी है जिस पे आपने पूरी इमारत खड़ी करनी है। ये वीक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सोचना सिखाऊंगा मेरे बच्चों, आपको तकलीफ होगी, आपको मसला आएगा, चेंज आएगा चीज़ों में। अब आपको वो टीचर नहीं मिलेगा कि जो आपको कहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब है और ये ऊपर रखो, ये नीचे रखो और बराबर में से ये निकल आएगा। मैथ्स पढ़ी है ना? ऐसी एक चीज़ पूछूं, मुझे बताओ मैट्रिसेस यूज करते थे आप, किस काम आता है मैट्रिसेस? हैं सर मैं तो बस सॉल्व करता था, मल्टीप्लाई करना होता तो ऐसे रख लेता था और ऐड करना होता तो ऐसे रख लेता था। हैं ये चीज़ मेरी क्लास में नहीं होगी। मेरी क्लास में हर एक चीज़ का एक रीज़न होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। बस वो रीज़न अगर आपने पिक कर लिया ना, आपको सोचना आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा, पक्का? चलो जी, ये मैंने लिखा है सर आपने कॉन्सेप्ट्स भी लेने और साथ ही साथ अच्छा प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? और भाई ये होमवर्क और जो क्विज दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस ही तो है।
ये आपने करना है, साथ साथ करना है मेरे, ठीक है जी। अच्छा, रट्टा नहीं मारना है आपने, रट्टा आपने नहीं मारना है। वेरी गुड सर। मैट्रिसेस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका है, 3-4 वेरिएबल्स भी उसमें सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर पास पेपर्स आई कैप का एग्जामिनर अपने कमेंट्स में लिखता है FAR2 FAR1 कॉस्टिंग में कि जब हम पास पेपर जैसा सवाल पूछते हैं बच्चा क्या करता है, अटेम्प्ट कर पाता है। जब हम थोड़ा नया सवाल पूछते हैं तो बच्चा बोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नए सवाल अटेम्प्ट करने की तैयारी नहीं करवाई गई है। मैं आपको जो है वो लकड़ी की तलवार से लड़ना सिखा रहा हूँ, तो लकड़ी की तलवार से ही लड़ सकते हो तुम। अब मैं आपको दे दूँ सर एक लोहे की तलवार और सामने वाले को भी दे दूँ, तो आपने तो पहला वार करे वो जो आवाज़ आएगी ना उसी पे आपने भाग जाना है। भाई मुझे फिर एक बात बताओ, क्या इसमें मेरे साथ हो कि आप हर क्लास के बाद जो होमवर्क मिलेगा वो करोगे, हर क्विज दोगे? ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। सर हम अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहते हैं, हम अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहते हैं कि आप जो होमवर्क दोगे, बोलो ना मनुष्यों, मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हैं कि जो आप होमवर्क देंगे, जो आप क्विज देंगे, वो सब हम अटेम्प्ट करेंगे, अपने वक्त पर अटेम्प्ट करेंगे, और अगर हमने ना किया तो हम पर अल्लाह की लानत। ये आवाज़ नहीं आई? यही तो सारा मसला है ना। प्लान भी हमेशा ध्यान में होता है, यार नहीं किया तो फिर अल्लाह की लानत आएगी, हैं? चलो खैर, किसी न किसी अटेम्प्ट में ज़रूर कर लो, ये मेरा चैलेंज है। मैं चाह रहा हूँ पहली अटेम्प्ट में कर लूँ, हैं? अच्छा, आपने क्या करना है जी, हमारी किताब होगी कॉस्टिंग की। अच्छा, हमारी किताब में लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं था, तो किसी के पास पुरानी किताब भी थी तो वो लेके हिसाब किताब कर सकता था, ठीक है जी। इस दफ़ा किताब में मैंने बहुत सारे सवाल ऐड किए और बहुत सारे सवाल निकाले हैं जो मुझे लगा कि यार ये फजूल रखा हुआ है हमने, बच्चा इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करता, इस तरह के सवाल आते भी नहीं हैं, पुराने सवाल हो गए, निकाल दो इनको। तो हमारी किताब का साइज़ बजाय बढ़ने के थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो नई किताब आपने अपने पास रखनी है, ठीक है जी। और अभी नई किताब प्रिंट होने में, पब्लिश होने में 15 दिन लगेंगे, तो मैं आपको जो क्लास में काम दिया करूँगा वही आपने करना है। अच्छा, दूसरा, आप लोग सारे के सारे किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो हमारे, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ऐसा है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको तो मिल गया होगा एक्सेस। जो अनरजिस्टर्ड ग्रुप है ना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, एक लिंक आ रहा है। किसका लिंक आ रहा है? गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव पे 4 चीज़ें अपलोड हुआ करेंगी। सबसे पहली चीज़, जो क्लास के नोट्स होंगे जो मैं करवाऊंगा इधर बोर्ड पे, वो सारे उसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास नोटिंग हर वक्त मौजूद होगी। दूसरी चीज़, हमारे सारे होमवर्क्स उसी गूगल ड्राइव पे मौजूद होंगे। आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी लड़की से पूछने की ज़रूरत नहीं, बाजी आपके पास फला होमवर्क है, स्कोप ही ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है जी। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा है वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। सारे क्विज उस पर होंगे, सारी प्रेजेंटेशन उस पर होंगी। एग्ज़ाम के करीब जो है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों का और सारा हिसाब किताब होगा वो मैं वहाँ डाल दिया करूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक पोर्टल होगा, पोर्टल पे आज की क्लास ख़त्म होगी और तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पोर्टल पे हमारा लेक्चर आमतौर पे चढ़ जाता है, ठीक है जी। आपको एक चीज़ समझ नहीं आई, आप पोर्टल पे देख लो। अच्छा, जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप पे मैं मौजूद हूँ, उस ग्रुप पर मेरे 2 असिस्टेंट हैं, ठीक है जी। एक अब्दुल्ला है जो माशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट पास होता जा रहा है, उसकी भी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है। एक हारिस है, उसकी भी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, ठीक है जी। इन दोनों की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है। दोनों लड़के ग्रुप पे मौजूद होते हैं, मैं खुद भी मौजूद होता हूँ। जब मैं जवाब नहीं दे रहा तो उनसे जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आपको किसी मशीन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वही बंदा आपको जवाब दे देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, असिस्टेंट रिप्लाई नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेटा असिस्टेंट में फ़र्क है, 15,000 वाला असिस्टेंट नहीं है मेरा। मैंने उस बंदे को असिस्टेंट नहीं रखा जिसका लास्ट अटेम्प्ट में कॉस्टिंग का पेपर पास हुआ है, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, ठीक है जी। अरसलान मेरा असिस्टेंट नहीं है, एडमिन का बंदा यार, खुदा का खौफ करो, मैं परेशान हो गया यार। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, आपकी एफर्ट होगी, मेरी एफर्ट होगी, तो
हाँ, ऐसे उड़ते हुए जाएंगे हम, हैं? ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक। तैयार हो? जी मेरे बच्चों, कोई सवाल किसी का, कोई कन्फ्यूजन? हाँ, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, क्या हमें कॉस्टिंग का पेपर अभी देना चाहिए या नई स्कीम में आगे देना चाहिए? मैंने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा देखा फेसबुक पे। एक बच्चा कह रहा है नहीं, इसको हम आगे जाके देते हैं, जब पेपर मुश्किल हो जाएगा तो सीखने का बहुत मौका मिलेगा। दूसरा उसको कह रहा है कि यस आई एम थिंकिंग द सेम थिंग। मैंने उन दोनों को कहा, मैंने कहा बेटा पहले पेपर निकाल लो यार, ज़िंदगी पड़ी है नई चीज़ें सीखने के लिए। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि एक ऐसे तीर जा रहा है, जाने दो उसको, हैं? क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि भाई जो चीज़ आसानी से मिल सकती है ना, उसको आसानी से ले लो, और बाद में अपनी नॉलेज जमा करने के लिए आपने अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है, दुनिया जान की किताबें पढ़ी हैं, उस वक्त पढ़ लेना। ना आप पे प्रेशर होगा, ना आप पे कोई जो है वो टेंशन होगी कि यार अगर ये नहीं पढ़ा तो क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी, ऐसा मामला नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, आपको इसके अलावा कौन से पेपर देने चाहिए, इस पर मैंने पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। आई होप आप लोग वो देख चुके होंगे। ऐसा नहीं देखिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप पीआरसी के पेपर्स नवंबर में देने अच्छा मुझे बताओ, पीआरसी के अभी करंट पेपर कब हो रहे हैं? नहीं, अभी सितंबर में कब हो रहे हैं? लास्ट वीक पे। अच्छा, मतलब अभी एक वीक और है, एक वीक अभी और है, मतलब एक वीक अभी और है उनके पेपर में ना, क्योंकि वो भी आपके साथ आगे बैठेंगे ना, ऐसा है या नहीं है? तो खैर देख लेते हैं, उनके लिए भी कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस बच्चे ने हाईलाइट की, हमारे पोर्टल पे ना जब आप लेक्चर खोलोगे ना तो 3 टैब आ रहे होंगे ऊपर, ये भी सुन लो ज़रा। एक टैब होगा करंट बैच का, करंट बैच के सारे लेक्चर उस पर जैसे जैसे होते जाएंगे आते जाएंगे। एक टैब होगा किसका? प्रीवियस बैच का। वो क्यों दे रहे हैं आप? भाई किसी को जल्दी पढ़ना है उससे पढ़ ले। और तीसरा टैब होगा प्रीमियम लेक्चर्स का। अरे ये क्या भला है सर प्रीमियम लेक्चर्स? प्रीमियम लेक्चर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस वक्त 6 कंट्रीज़ में हमारा बिक रहा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। प्रीमियम लेक्चर ऐसे लेक्चर्स हैं जो बड़े फोकस्ड लेक्चर्स हैं, यानी वो बच्चा जो सुकून तसल्ली से घर पे बैठ के लेक्चर्स लेना चाहता है वो प्रीमियम लेक्चर्स ले। उसमें बहुत तमीज़ तरीके से आराम से ग्राफिक्स की मदद से और चीज़ों की मदद से मैंने चीज़ें समझाई हैं, और बड़े तसल्ली से आप उसको पढ़ सकते हो। क्लास के अंदर क्या होगा, एक टीचर सवाल देगा, 15-20 मिनट रुकेगा, उसके बाद वो सवाल सॉल्व हो रहा होगा। उसके अंदर मामलात ऐसे नहीं है। उसका पूरा कोर्स कोई 110 घंटे का, 110-115 घंटे का है, पास पेपर मिला लो तो 130-35 घंटे का है। लाइव क्लास वाला कोर्स तकरीबन 180 या 200 घंटे का है, ये दिमाग में रखना। तो अगर कोई बंदा उससे पढ़ना चाहे तो उससे पढ़ सकता है, लाइव आना चाहे लाइव पढ़ सकता है, लास्ट टाइम की लाइव क्लासेस लेना चाह रहा है तो लास्ट टाइम की लाइव क्लासेस ले ले, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, फिर सर आप ये लाइव जो क्लासेस लेंगे, क्या पूरा कोर्स आप लाइव पढ़ाएंगे? मैं 11 घंटे की आपको पूरा सेशन में रिकॉर्डिंग दूंगा। कितने घंटे की? 11 घंटे की। सर 11 घंटे की रिकॉर्डिंग देने से बेहतर है आप 3 दिन क्लासेस लगा के वो 11 घंटे पूरे कर दें। नहीं करूँगा। उसका रीज़न क्या है? देखो वो 11 घंटे के टॉपिक्स इतने आसान हैं कि अगर मैं उसको क्लास में पढ़ाने बैठूंगा ना तो 11 घंटे मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 22 घंटे मुझे 11-12 क्लासेस उस पर लगानी पड़ जाएगी। ये याद रखना, जो लाइव क्लास में टाइम लगता है ना वो प्रीमियम लेक्चर्स के अंदर आधा हो जाता है। सर वो आप क्यों रिकॉर्डेड दे रहे हो? 4 टॉपिक्स में आखिर ऐसा क्या है जो आप रिकॉर्डेड दे रहे हैं? वो इतने बेसिक टॉपिक हैं कि मैं उस पर अपना टाइम लगाना ही नहीं चाहता। आप कभी सदर गए हो? सदर में एक आवाज़ आ रही होती है, एक बंदा कोने में बैठा होता है, टेप रिकॉर्डर से आवाज़ आ रही होती है, 5 रुपये गिलास, 5 रुपये गिलास, 5 रुपये गिलास, ऐसी आवाज़ आ रही होती है ना, टेप रिकॉर्डर लगाया होता है। ये इस तरह वाले टॉपिक हैं, इसके लिए बंदे की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अगर आप बाकी सारी चीज़ें कर लोगे ना वो बहुत ही आसान टॉपिक है। सर क्या कोई चांस है कि आप वो भी लाइव पढ़ा दें? हाँ,
90% चांस है कि मेरा इरादा मैं इस दफ़ा लाइव ही पढ़ा दूँगा। लेकिन वो 4 टॉपिक अगर आप घर में बैठ के पढ़ोगे ना, 11 घंटे उसका ऑफिशियल टाइम है। आप सवाल सॉल्व करते 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 ये मैं आपको पता है ये 11 घंटे कब दूंगा, दरमियान में छुट्टी आ गई 2 दिन की, तो मैं 1-1.5 घंटे का टॉपिक डाल दूंगा। आप ये देख लेना, 4 टॉपिक है टोटल, और उनका टोटल टाइम कितना है? 11 घंटे। ठीक है जी, आप कहेंगे मैं आपको वो भी लाइव पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो बहुत ही बेसिक टॉपिक, और उनमें से 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिस पे आज तक शायद 1 सवाल आया पूरे आई कैप की हिस्ट्री में, और 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जिस पर आज तक सवाल ही नहीं आया। 4 में से 2 ऐसे हैं जो सवाल आ भी नहीं सकता। तो फिर क्यों सवाल क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आई कैप की किताब में उस पर सिर्फ थ्योरी दी हुई है। मैंने लेक्चर्स में क्या डाला है? नंबर्स के साथ उसको डाला है। क्या करें, उसको मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूं या वो भी लाइव ही पढ़ा दूं? तो फिर आपने सैटरडे वाले दिन छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है? फिर हम हफ्ते में 5 नहीं बल्कि 6 क्लासेस रखेंगे, ठीक है जी। एमसीक्यूज आते हैं पेपर में? नहीं आते भाई, एमसीक्यूज नहीं आते। एमसीक्यूज भाई ये वो पेपर है जिसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है। एग्जामिनर कहता है बेटा मैं आपसे बिजनेस केस पूछ रहा हूँ और आप चाह रहे हो मैं आपको 4 आने में नंबर दे दूँ, ये नहीं होगा। अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, FAR 1 में भी आएंगे, FAR 2 में भी आएंगे, इसमें नहीं है। क्या सिर्फ प्रीमियम से पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सारे के सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। लाइव आके बैठना चाह रहे हो, लाइव आ जाओ। सर सबसे बेस्ट मोड कौन सा है? हर एक की प्रेफरेंस है। एक बंदा अपने टाइम से चीज़ें पढ़ना चाहता है, अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, वो घर पे बैठ के वो ले ले, प्रीमियम लेक्चर ले ले। एक बंदा कहता है नहीं क्लास में तफरी भी हो रही होती है, मुझे वो वाले लेक्चर चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट ले लो। एक बंदा कह रहा है मुझे आके यही क्लास में बैठ के हरामकारियाँ करनी है, तफरियाँ करनी है, आ जाओ लाइव, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन लाइव आने का रीज़न पढ़ना होना चाहिए, ठीक है जी। मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं कभी भी लाइव नहीं आता। उसके 3-4 रीज़न है। एक तो फ़ी का मैं थोड़ी सी, दूसरा 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, तीसरा यहाँ क्लास ख़त्म हुई दोस्तों के साथ खड़े होकर गप्पे मारना शुरू, टाइम वेस्ट। ऐसा है या नहीं है? और घर पे हो तो लोगों को लाइव ना पढ़ने का एक ही रीज़न हो सकता है, वो क्या है? सर लेक्चर्स पेंडिंग में चले जाते हैं, मोटिवेशन ही नहीं होती पढ़ने की, दिल ही नहीं कर रहा होता पढ़ने का। ऐसे बंदे को लाइव लेनी चाहिए क्लास। और जो थोड़ा सा मोटिवेटेड बच्चा है, जिसको क्वालिफाई करना है, जिसको वाकई ये यकीन है कि उसको क्वालिफाई करना है, उसको जो पढ़ना है। लास्ट टाइम एक बच्चे ने सेशन शुरू हुआ, 2 हफ्ते गुजरे, उससे मुझे कहा मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बहुत मैं तेज़ी से सारा कोर्स ले लिया, मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर वो प्रीमियम लेक्चर से मैं सारे ले लिए। खैर वो बच्चा फिर भी लाइव आता था कभी कभी। रिज़ल्ट आया, उस बच्चे ने टोटल 5 पेपर्स अब तक दिए, 4 में उसके मेरिट है। कितने में मेरिट है? 4। अभी भी 2 पेपर दिए उसने। अल्लाह करे कुछ बन जाए। सर जूम पर ही क्लास होगी? नहीं बेटा मैं घर पे आके पढ़ाऊंगा, जूम पे ही होगी ना भाई। मेरिट का क्या हिसाब होता है बेटा? 2.5 लाख में मिलता है भाई। मेरिट का हिसाब ये होता है कि आपको हाईएस्ट नंबर लेने, ठीक है जी, और सारे पेपर जो आपने उस अटेम्प्ट में दिए वो पास होने चाहिए, ठीक है जी। ये हिसाब किताब है, ऐसा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा देखिए कॉस्टिंग आप पढ़ने जा रहे हो ना, आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास कॉस्टिंग 2 तरह के बिजनेस का है। बिजनेस 2 तरह के क्या मतलब? एक है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है भैया? पहले इस चाचा को देख ले। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? सुनो सुनो सुनो, ट्रेडिंग बिजनेस ये है कि मैं कराची में बैठा हूँ, मेरे मामू है काबुल में। मेरे मामू का है, वो मुझे भेजते हैं सर चर्स, और मैं क्या करता हूँ एज इट इज आगे भेज देता हूँ, एज इट इज। कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता मैं चर्स में, जैसे आता है वैसे चला जाता है। मुझे बताओ ये कौन सा बिजनेस है? ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस का एक ही मेजर खर्चा है, वो क्या है? गुड्स परचेज करने का खर्चा, और आगे हम बेच देते हैं तो क्या है जनाब हमारे पास? सेल्स है। क्या हमारे कॉस्टिंग के सिलेबस में ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग आती है? हाँ, 20 से 25% सवाल ऐसे होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस से। खरीदना है, आगे बेच देना है। और फिर हमारे पास सर एक बिजनेस है जो क्या करता है? रॉ मटेरियल लेता है,
लकड़ी लेके सर, दरख्त की लकड़ी लेके उसको क्या करता है, काटता है, शेप देता है, कन्वर्ट करता है उसको किसमें, फिनिश गुड्स में। इसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारे कोर्स का 75 से 80% एरिया किसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। हम रॉ मटेरियल लिया करेंगे, उसको कन्वर्ट किया करेंगे और क्या बनाया करेंगे, फिनिश गुड्स। कभी एग्जामिनर आपसे रॉ मटेरियल से रिलेटेड सवाल पूछेगा, कभी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सवाल पूछेगा, कभी आपसे फिनिश गुड्स से रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो सर आपने दोनों के ऊपर हाथ साफ करना है, ट्रेडिंग बिजनेस का भी आपको आइडिया हो और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का भी। फिर रिपीट करो, बताओ ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, फिनिश गुड्स खरीदे और फिनिश गुड्स ही बेच दिए। क्या ऐसी कंपनी के अंदर आपको मशीनरी नजर आएगी, क्या प्लांट नजर आएगा आपको, क्या सुपरवाइजर नाम के लोग नजर आएंगे, क्या आपको लेबर नजर आएगी, नहीं। यहां आपको कौन नजर आएंगे, सेल्समैन नजर आएंगे। ये गुड्स खरीदेंगे और आगे बेच देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है जी, बोलो क्या है जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रॉ मटेरियल लेके उसको कन्वर्ट करेंगे और क्या बना देंगे, फिनिश गुड्स बना देंगे। मुझे बताओ ये जो आप बेकरी जब पे जाके देखते हो, ये बेकरी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, डिपेंड करता है सर। बहुत सारी जो बेकरीज है छोटी छोटी है, ट्रेडिंग बिजनेस करती है। कैसे, ये बड़ी बेकरी से बिस्किट्स लेते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते और क्या करते हैं, एज इट इज आगे बेच देते हैं। और ये बड़ी बेकरीज क्या कर रही होती है सर, ये आटे मैदे से जो है वो रोटियां बनाती हैं, ठीक है, काट के उसको डबल रोटी बनाकर एक थैले में डाल के बेचती है। ये कौन सा काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग। अल्लाह के वास्ते ये याद रखना, सवाल की पहली लाइन में लिखा होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और आपके सवाल के पूरे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। एक सवाल आया पास पेपर में, एग्जामिनर ने कहा कि जी जुनैद लिमिटेड प्रोड्यूसेस आ प्रोडक्ट। कौन है जुनैद लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर है सर। फिर उसने कहा जनाब इस फिनिश गुड्स के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदता है। तो बताओ खरीदता क्या है, वो फिनिश गुड्स नहीं खरीदता, वो फिनिश गुड्स क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। सर सवाल बच्चों ने फिनिश गुड्स को परचेज करने का हिसाब किताब करके मुका दिया। एक सवाल एग्जामिनर ने पूछा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड इज अ डीलर इन हाई एंड कार्स। डीलर कौन है, डीलर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर से चीज खरीदता है, आगे बेच देता है। क्या ये बंदा गाड़ियां बनाएगा, क्या इसके पास कोई रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्या इसके पास कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते डे 1 पे सवाल की पहली लाइन में आपने पढ़ लेना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ये ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा है तो आपने सवाल में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि मैंने एक ट्रेडिंग बिजनेस का हिसाब किताब देखना है या मैन्युफैक्चरिंग का। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करेगा, सामान खरीदेगा एज इट इज, आगे बेच देगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सामान किसी और शेप में खरीदेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और फिर क्या करेगा, किसी दूसरी शेप में उसको बेच देगा। ऐसा है सर, ये आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ जी ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में, परचेजेस फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल्स इन अनदर मार्केट। जिस शेप में गुड्स लिए उसी शेप में उठा के बेच देगा, परचेजेस एंड सेल्स। यहाँ पर क्या जी, परचेजेस रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ प्रोडक्ट फॉर फर्दर सेल्स। ऐसा है, जिसका जितना प्रॉपर रजिस्टर उसके पास होने के चांसेस, उसके एंड में चीजों को कंट्रोल में रखने के चांसेस उतने ज्यादा। चलो जी, ये तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हर टॉपिक के एंड पे मैं सवाल देखे आपके उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखिएगा ताकि ढूंढने में आसानी हो। क्या मतलब, बुक्स सर, बुक्स नहीं, एक किताब लेनी है। अच्छा भाई एक चीज़ दिमाग में रखना, आई कैप की किताब आपने सॉफ्ट में डाउनलोड करनी है और वो अपने पास रखनी है, और आपने बताना है अहमद रज़ा आपने ये चीज़ मिस कर दी है, आपने नहीं पढ़ाई, ये तो कोर्स में है, ये आपने नहीं पढ़ाई, ये तो कोर्स में है। सर आप 16 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ मिस कर सकते हैं। हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में एक बंदे ने मुझे कहा किताब के अंदर आई कैप ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज डाल दी हैं, आपने नहीं पढ़ाई। मैंने कहा ये कब हुआ, मैंने किताब खोली और वाकई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज आ रही थी वहाँ पे, और मुझे फिर एक वीडियो बनानी पड़ी 12-13 मिनट की कि यार ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज इस तरह होती हैं। ठीक है जी, मैं फिर आपको बता दूं, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि जहाँ कोई चीज़ मिस होगी, मैं कभी आपके फीडबैक को नेगेटिव नहीं लूँगा कि तू मुझे सिखा रहा है कि यार क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमने मिलके सारा हिसाब किताब देखना है, ठीक है जी। कहीं पर अगर आपको नजर आए कि यार सर ने चीज मिस कर दी है, या तो मेरे पास की कोई वैलिड जस्टिफिकेशन होगी या मेरी प्योर मिस्टेक होगी, ठीक है, जिसको हम सही कर लेंगे, पक्का। चलो ठीक है जी, सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं है। एलिफेंट, आगे बढ़ो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है, चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर काम सीख लेना तो ट्रेडिंग कंपनी का काम आप आसानी से कर लेंगे। आपने कॉस्टिंग किसकी सीखनी है, उसमें प्रोसेस ज़्यादा है। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर घुसते हो, आपको पहले नज़र आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फैक्ट्री या प्लांट, जो भी आप नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फैक्ट्री। ऐसा है, फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होती है, कहाँ जाती है, वो कहाँ जाती हैं भाई, बेची जाती है ना भाई। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है हवा में कोई हीरोइन चर्च घूम रही है, टुन होगा यार, इस तरह नहीं चलेगा काम, आपने जवाब देना है भाई। हाँ जी, बनी हुई गुड्स कहाँ जाती हैं, बिकने जाती हैं। तो सर हमारी एक सेल्स टीम है, उसका काम क्या है, गुड्स बेचना, ठीक है जी, इसको मैं नाम दे रहा हूं हमारा ये सेल्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, सेल्स फंक्शन। बिकने के बाद हिसाब किताब रखना, ऑडिट करवाना, पैसे रिकवर करना, ठीक है जी, सारे लीगल अफेयर्स देखना, ये किसकी जिम्मेदारी है सर, ये हमारे एडमिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है जी। किसकी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास एडमिन या ऑफिस फंक्शन है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या चीज़। हाँ भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कहाँ जाओगे, हाँ जी कहाँ जाओगे, यही जाओगे ना मनुष्यों, मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं जाओगे ना। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हें कोई फैक्ट्री में तो काम नहीं मिलेगा ना, ऑफिस में जाके बैठोगे ना, या सेल्स का काम करोगे, नहीं सर सेल्स भी नहीं, हम कहाँ जाके बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे। और सुनना, इस फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे जनाब, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ जी, कहाँ खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर जितना खर्चा हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन दोनों में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वेरी गुड सर, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा, ये बात समझ आती है। तो हमारे पास इफेक्टिवली फंक्शन के हिसाब से, किसके हिसाब से, फंक्शन क्या है जी, फैक्ट्री एक फंक्शन है, काम कर दीजिए, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। सेल्स डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, क्या करता है, इसका काम है क्या, बेचना, सही दामों पे बेचना, ज्यादा से ज्यादा बेचना। फिर एडमिन, पूरी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैनेज करना, लोगों से पैसे लेना, लोगों को पैसे देना, ऑडिट करवाना, ठीक है जी, सारे लीगल अफेयर्स देखना, ये किसका काम है, ये 3 फंक्शन है। बताओ 3 फंक्शन में कितनी तरह की कॉस्ट इनकर होती है, 2 तरह की, कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है कहाँ, उसका क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो फैक्ट्री के बाहर हो रहा है 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा, अब गौर से सुनना प्यारे भाई, अब मैं बात करूंगा किसकी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो खर्चा है जो कहाँ हो रहा है, क्या मुझे इसकी डेफिनेशन याद करनी है, नहीं, कहाँ हो रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कहाँ इनकर हो रही है, फैक्ट्री के अंदर। हम फैक्ट्री के अंदर घुसे तो हमें पता चला कि फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के खर्चे हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। हमने कहा जी 2 तरह के खर्चे कौन से हैं, उसने कहा एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। हमने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये जरा एक्सप्लेन करें। उसने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जांपल्स देख लें, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा अच्छा एग्जांपल्स बताओ। उसने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है वो 2 चीज़ें। मैंने कहा कौन सी 2 चीज़ें, उसने कहा एक है डायरेक्ट मटेरियल। क्या है जनाब, गौर से सुनना, वो मटेरियल जो के प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, वो कौन सा मटेरियल है, जो इसके अंदर मौजूद है, जो नजर आ रहा है। बता इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, पानी एक इसका सर डायरेक्ट मटेरियल है, ये प्लास्टिक इसका डायरेक्ट मटेरियल है, ये ढक्कन इसका अलग प्लास्टिक से बना डायरेक्ट मटेरियल है, जो रैपर लगा हुआ है ये क्या है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट में मौजूद है, ट्रेसेबल है। इस बोतल को बनाने में डीजल भी लगा है, वो कहाँ है,
वो है कहाँ, डीजल है इसमें? नहीं सर, डीजल लगा है इसके ऊपर? हाँ। कहाँ लगा डीजल? सर सीधी सी बात है, जो प्लांट चला होगा उसमें डीजल भी लगा होगा, केमिकल्स भी लगे होंगे, जो इस प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। मुझे बताओ, मेरे हाथ में एक बिस्किट है, इसमें फिजिकली ट्रेसेबल मटेरियल कौन कौन सा है? प्लास्टिक है। वो मनुष्य बिस्किट मेरे हाथ में, इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मैदा है, मनुष्य चीनी है, ये मुंह में डाल के खाते हो, पता नहीं है कि क्या है इसमें है, जीरा वीरा है इसके अंदर, लेकिन इस बिस्किट को बनाने पे डीजल भी लगा है। डीजल कहाँ लगा है? मशीन में लगा है। तो बताओ, जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल मटेरियल है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन फिजिकली प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है, वो कौन सा मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अलग अलग हमने रख दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। इनडायरेक्ट कौन सा है? जो बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन ट्रेसेबल नहीं है। अब और तो सुनना, अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये एग्जाम में आएगा? डेफिनेशन पूछी जाएगी? नहीं, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा ना तो बड़ा अजाब बन जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल की ट्रीटमेंट अलग है और इनडायरेक्ट मटेरियल की ट्रीटमेंट अलग है। गौर तो सुनना मेरे बच्चों, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं? ये साबुन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साबुन बना रहे हैं सर। यहां एक बंदा बैठा हुआ है कुर्सी पे और सबको गालियां दे रहा है, वो ये काम कर, वो इंसान के बच्चे बनो, वो बातें नहीं करो आपस में, ओ भाई कहाँ गए थे? नमाज पढ़ने गए थे, अच्छा वापस आ जाया करो, कज़ा और उम्री क्यों पढ़ रहे हो? ये बंदा क्या कर रहा है? सबको उंगली कर रहा है। इसका नाम क्या है? सुपरवाइजर। अच्छा, इधर गेट पे एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में एक बंदूक है, ये हमारा गार्ड है सर। ठीक है जी, गौर तो सुनना, इसी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा दबादब चाय पराठे बना रहा है, ये कैंटीन है जी। और इस फैक्ट्री के अंदर और कौन है सर? इस फैक्ट्री के अंदर एक और बंदा यहाँ कोने में बैठा हुआ है जिसके पास पाने वाने हैं। ठीक है जी, और ये किस लिए बैठा हुआ है कि जहां पर भी कोई मशीन खराब हुई ये क्या करेगा? जाके रिपेयर करके आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं मशीन सपोर्ट। मुझे एक बात बताओ, कितने टाइप के तुम्हें मजदूर नजर आ रहे हैं? मुझे सर गार्ड भी नज़र आ रहा है, मुझे मशीन सपोर्ट वाले लोग भी नज़र आ रहे हैं, मुझे कैंटीन भी नज़र आ रही है, मुझे सुपरवाइज़र भी नज़र आ रहा है, और मुझे वो बंदा भी नज़र आ रहा है जो बजाते खुद साबुन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, जो सोडे में हाथ मार के खड़ा हुआ है, जो साबुन बनाया जा रहा है, पैकेटों में बंद किया जा रहा है। ये जो बंदा साबुन को पैकेटों में बना बना के बंद किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर कौन होता है? जो बजाते खुद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये बाकी तमाम लोग ये प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। भाई सुपरवाइजर का काम क्या है? कि लेबर से इफेक्टिव काम ले, ये खुद काम करता है? नहीं। कैंटीन वाले का काम क्या है? सर चाय पिलाए लोगों को, पराठे खिलाए, ताज़ा दम रखे। क्या ये बंदा साबुन बनाने में इन्वॉल्व है? डायरेक्ट नहीं। सर ये मशीन सपोर्ट वाला काम क्या कर रहा है? कोई मशीन खराब होती है, भाग के जाके मशीन सही कर देता है। क्या ये साबुन मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने हाथ से? नहीं। बाहर गार्ड खड़ा है, क्या ये साबुन मैन्युफैक्चर कर रहा है? नहीं सर, ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को सिक्योर कर रहा है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो। मुझे बताएं, ये चार लोग क्या है? ये इनडायरेक्ट लेबर है। और ये जो बाकी के लोग साबुन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन है? आप बताओ, डायरेक्ट लेबर कौन होता है? हैं? वो मजदूर जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल हो हैं। फिर वो बंदा जो बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। और वो बंदा जो प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहा लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। तो मुझे एक बात बताएं, हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट की दो एग्जांपल थे, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा हमारे पास क्या जी? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। गौर तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चार खर्चे हो रहे हैं। कौन कौन से? या डायरेक्ट मटेरियल खर्च हो रहा है,
या इनडायरेक्ट मटेरियल खर्च हो रहा है या डायरेक्ट लेबर खर्च हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ सर, इन 4 खर्चों के अलावा फैक्ट्री में और कोई खर्चा होता है? नो सर, होता है ना, बहुत सारी चीजें इनकर होती हैं। वो क्या क्या होती हैं बताओ, क्या क्या होती हैं वो बताओ भाई। यार देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, मैं फिर आपको कहूंगा आप YouTube के लेक्चर्स ले लो, वहां टीचर ही बोलता रहेगा, वो आगे से बोलेगा भी ना और बताओ, आप चुप रहना, कुछ नहीं बोलेगा वो। हाँ जी, मुझे बताएं और क्या क्या खर्चा होगा? डेप्रिसिएशन आएगी फैक्ट्री के अंदर, किसकी? मशीनों की, प्लांट्स की, और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। यस सर होगा। और सर रेंट का खर्चा होगा। सर इंश्योरेंस का खर्चा होगा। अब मेरा एक सवाल है सर, मुझे एक बात ये बताएं, इस प्लास्टिक की बोतल में जो प्लास्टिक लगा हुआ है, जो पानी है, ये कौन सा मटेरियल है? ये कौन सा मटेरियल है? क्या इस एक बोतल में कितना पानी है वो तुम्हें पता है? पता है ना तुम्हें? भाई जब पानी डाला होगा मनुष्य मेजर किया होगा ना, इस एक बोतल में कितना प्लास्टिक लगा है तुम्हें पता है? इस एक बोतल पे कितने रुपए का ढक्कन लगा है तुम्हें पता है? इसका मतलब है जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो प्रोडक्ट पे ट्रेस करना आसान होती है। आपको पता होता है कि इस एक स्पेसिफिक बोतल पे करोड़ों बोतलें प्रोड्यूस की होंगी कंपनी ने, आप एक ऐसे उठाएं, आपको पता है इसमें पानी कितना है, आपको पता है इसमें प्लास्टिक कितनी लगी हुई है, आपको पता है इसमें पैकिंग मटेरियल कितना लगा हुआ है, आपको पता है इसमें ढक्कन कितने का लगा हुआ है। यानी डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे कितना लगा है ये मालूम करना बहुत आसान है। एक बोतल बनाने के लिए मजदूर को हमने 5 रुपए दिए, इस बोतल पे कितना खर्चा होगा, मजदूर को कितने दिए होंगे हमने? 5 रुपए। तो डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे कितना लगा ये मालूम करना आसान है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। आप कोई भी एक यूनिट उठाएं, ऐसे उठाएं, आपको पता चल जाएगा इसमें मटेरियल कितना लगा है और इस पे लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है। इसलिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एक एक यूनिट की हमें पता होती है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डीजल कितना लगा है सर, ये मालूम करना मुश्किल है। क्यों? डीजल इस पे नहीं लगा है, डीजल किस पे लगी है? मशीन में लगी है। इस पे कितना डीजल लगा अंदाजे से तो बता सकते हैं, एग्जैक्ट बताना इम्पॉसिबल है। रेंट कितना लगा इसके ऊपर, नहीं ट्रेस हो सकता। जो कॉस्ट एक यूनिट के ऊपर ट्रेस नहीं हो सकती उसको हम क्या कहते हैं? अब बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल क्या है? 3 एग्जांपल्स है सर। पहली इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है? डेप्रिसिएशन है। और सारी की सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री में लग रही है वो क्या है? वो अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो क्या जी? अब बताओ फैक्ट्री में कितने खर्चे होते हैं? एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले जो इस प्रोडक्ट में क्या है ट्रेसेबल है, डायरेक्ट लेबर। इस प्रोडक्ट को बनाने पे मजदूर को स्पेसिफिकली जो पैसे आपने दिए वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। जिस बंदे ने प्रोडक्ट बनाया उसको हमने जो पैसे दिए वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। फिर हमारे पास सर बाकी कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट। उसमें क्या क्या आएगा? इस बोतल को बनाने पे डीजल लगा, वो क्या है? इस बोतल को बनाने के लिए हमने 4 किस्म के लोग रखे, सुपरवाइजर रखा, गार्ड रखा, कैंटीन बनाई, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट। सर इस बोतल को बनाने में मशीन डेप्रिशिएट हुई, इस बोतल को बनाने पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया, इस बोतल को बनाने के लिए हमने रेंट पे किया, वो सारे क्या हैं? अब बताओ सर आपने कॉस्ट को अलग अलग क्यों किया? डायरेक्ट कॉस्ट आराम से पता चल जाती है कि इस एक यूनिट पे कितनी लगी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें अंदाजे से एलोकेट करना होती है। क्या होती है? अंदाजे से हमें क्या करना पड़ती है? मुझे बताओ एआरटीटी एक स्टूडेंट का कितना रेंट पे करता है? एआरटीटी एक स्टूडेंट का रेंट पे ही नहीं करता। हम किस तरह पे करते हैं रेंट? महीने का। और उस महीने में कितने स्टूडेंट हमारे पास आए, अंदाजा लगा के हम एलोकेट करें तो हम ये बता सकते हैं कि जी हमारे पास अगर 8 लाख का रेंट है महीने का और सर हमारे पास कोई 800 स्टूडेंट आए तो एक स्टूडेंट के ऊपर हमने 1000 रुपए का रेंट पे किया। समझ आ रही बात? अब मुझे एक बात बताएं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितनी तरह की कॉस्ट है और मनुष्य कितने तरह की कॉस्ट है? दो। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट के बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, डायरेक्ट मटीरियल, अ मटीरियल दैट इज फिजिकली प्रेजेंट या ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट इज डायरेक्ट मटीरियल। और फिर डायरेक्ट लेबर,
सर वो बंदा जिसको हमने पैसे दिए स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को बजाते खुद अपने हाथों से प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। अ मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट, वो क्या है? सर और वो तमाम लोग जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो क्या है? अब बताएं सर क्या फैक्ट्री में यही 4 खर्चे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं और भी है, वो क्या है? अदर ओवरहेड्स या अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा? अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आसान भाषा में हम क्या कहते हैं जनाब? ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? अब बताओ जी, हमारे पास फिर रिपीट कर दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2 तरह की कॉस्ट, कौन सी? डायरेक्ट और ओवरहेड्स। डायरेक्ट और ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट कॉस्ट 2 ही किस्म की, कौन कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल फिजिकली ट्रेसेबल, और डायरेक्ट मटेरियल सर डायरेक्ट लेबर जिसने बजाते खुद इस पे काम किया। 2 चीज़ें हो गई। बाकी सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है और सारे अदर ओवरहेड्स आते हैं, ऐसा? ये बात समझ आती है? सर ये कॉपी कर ले सर, शाबाश। ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? प्यारे भाई सुनो 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 सुनो, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉपी भी करते रहो। अच्छा, आज जो हमारी क्लास हुई है ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है? हमारी अब अगली क्लास होगी मंडे से, ठीक है? मंडे से हम अपना प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे। मंडे को जिस वक्त आपकी कॉस्टिंग की क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी टाइम पे आपकी कॉस्टिंग की क्लास हुआ करेगी, ठीक है जी? जो टाइम सेट होगा ना मंडे को, वो टाइम यही होगा कोई 12 के आसपास, ठीक है जी? तो वो टाइम आपका थ्रू आउट वीक चलेगा, ठीक है जी? वो टाइम आपका वीक के 6 दिन चलेगा, ठीक है? और ऊपर नीचे नहीं होगा टाइम टेबल। शायद जुम्मे के दिन हम आधा घंटा पहले स्टार्ट करें जुम्मे की नमाज की वजह से, ये हमारा इसी तरह चलेगा। FAR 1 इससे पहले हुआ करेगी, ठीक है जी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुक जाओ बेटा, आ गया? हाँ जी, आगे बढ़े हम। ये कॉपी कर लिया? सर कल क्लास है बेटा, मंडे को क्लास होगी का मतलब क्या है? सर आपकी बुक कौन सी लाले और कब ले? वो अल्लाह के वास्ते यार इंग्लिश लिख लिया कर। कह रहा कल छुट्टी है, इंग्लिश लिख दो। क्या इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम यार? देयर इज नो क्लास टुमारो, ऐसा? इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट करनी ही क्यों है? वेरी गुड। एक बात बताओ, एक हमने ना बिरयानी बेचने के लिए एक दुकान बनाई, ठीक है जी? हमने कहा जी बिरयानी बनाएंगे और बिरयानी बेचेंगे। बिरयानी बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? चावल है सर, और मसाले हैं, तेल है, गोश्त है, और पता नहीं क्या कुछ है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो लकड़ियां हैं जो देख के नीचे तुम दे के आग लगाओगे, वो क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आटा वाटा भी होता है जो देख को बंद करने में, दम लगाने में काम आता है सर। ये सारी चीज़ें क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो बंदा देख बना रहा है, मसाले वसाले काट के, मिर्चें डाल के, पता नहीं हिलाते नहीं हिलाते हैं, चावल में बनाते हुए नहीं देखा मैंने कभी। ये बंदा ये क्या है? अच्छा, एक कोने में बंदा बैठा हुआ है जो 8-10 देगे बना रहा है, वो मजदूर है, और जो कोने में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? सुपरवाइजर है कि बेटा सही से लाओ चमचा और देख को ऐसे करो वैसे करो। ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है, ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, दुकान पे हम देख लेकर आते हैं, हम बेचते हैं, ये हमारे 4 खर्चे हो गए। दुकान का किराया है, हाँ सर है ना भाई? जहाँ ये पक रहा है, सारा पकवान बनने, ये सारी चीज़ें, इसका किराया है या नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक प्लेट की कीमत निकालते हुए एक प्लेट कितने की बेचनी चाहिए? हमें क्या क्या करना चाहिए? सारे खर्चे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितने होंगे और कितनी प्लेटें हम बेचेंगे। तो एक बच्चे ने पूछा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेट ही क्यों कर रहे हो यूनिट में? भाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि एक प्लेट हमें घर पे कितने की पड़ रही है, और फिर हम उसकी प्राइस कैसे डिटरमिन करें। तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
सारी की सारी कॉस्ट अंदाजे से यूनिट को, ये आगे हमने पूरे कोर्स में पढ़ना है, अभी मैंने नहीं सिखाया ऐसा कुछ भी, अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इसके अलावा मैं आपसे कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस वक्त, ऐसा है। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने ये जो चीज़ है ना, ये कॉपी करनी है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है ये, ठीक है जी। आप इसको कॉपी करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके कर लेना, ठीक है जी। मुझे बताएं आज की डिस्कशन में हमने सिर्फ 4 चीज़ें सीखी। क्या 4 चीज़ें? डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, और अदर कॉस्ट कौन कौन सी है, बस। इसके अलावा मैंने आपको कोई चीज़ नहीं सिखाई। और हमने पढ़ने का तरीका डेवलप किया। क्या पढ़ने का तरीका है सर हमारे पास, कि हम क्लास लेंगे और उसके बाद एक होमवर्क मिलेगा और उसके साथ साथ हमने, अच्छा क्या आज की क्लास का कोई होमवर्क होगा? नहीं होगा, आज हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, ऐसा है। अच्छा जी, किसी की कोई सवाल है किसी का, या हम क्लास ऑफ कर दें? हैं, सवाल है किसी का? नहीं है तो अच्छा एक तस्वीर लेंगे हम, मैं हर बैच की एक तस्वीर यादगार रखता हूँ, ठीक है जी। कोई तस्वीर में नहीं आना चाहता है तो पर्दा कर ले।